नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे जेंडर और सेक्स पर। ये भी चर्चा हुई थी कि क्या जेंडर और सेक्स दोनों एक है, दोनों समानार्थक हैं या कुछ दोनों में अंतर है। तो इसके अंतर को भी हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके थे। तो आज हम उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे पुनर्जेंडर की अवधारणा, इस पर सैद्धांतिक विमर्श एवं समकालीन परिदृश्य में इसकी स्थिति। और इसमें हम फिर सैद्धांतिक विमर्श में मेरा बिंदु होगा पुरुषवादी विमर्श, दूसरा नारीवादी विमर्श, और दोनों का समन्वय करके एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें कि इस जेंडर के बारे में थोड़ा सा इसकी जो है हम रिकैप कर लें इसको। तो सेक्स जेंडर में स्पष्टता अंतर है। ये हम लोग समझे थे कि सेक्स एक जैविक कृति है, जैविक निर्मिति है, जबकि जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है। तो सेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ किसी के लड़का होने या लड़की होने, किसी का मेल होने, किसी का फीमेल होने, या किसी का स्त्री होने और किसी का पुरुष होने, ट्रांसजेंडर की भी बात है, या नपुंसक होने। तो ये सिर्फ और सिर्फ जेंडर सेक्स यही बताता है। और सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल है, सेक्स नेचुरल है, एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। Whereas gender is social in nature, the nature of gender is socio-culture। ये सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिति है, समाज की सोच इसको दर्शाता है। इसमें तो एक NCERT के द्वारा जिस पर बात कही गई है उनका विचार देखें क्या है कि लिंग बोध, जेंडर, लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। जैविक लिंग की अवधारणा सामाजिक लिंग भेद, जिसको जेंडर कहते हैं, की अवधारणा में स्पष्ट अंतर है। ठीक है, इस अंतर को हम समझ गए हैं कि इस दोनों में अंतर है, और इस अंतर को भली भांति हम लोग बिंदुवार भी चर्चा कर लें। तो अब हम आते हैं पहला पॉइंट, इसके पुरुषवादी सिद्धांत। पुरुषवादी सिद्धांत क्या कह रहा है? आप जान रहे हैं कि भारतीय समाज, हमारा समाज पितृ प्रधान है, और ये पितृत्मक सत्ता ही हमेशा समाज पर कायम रहती है, क्योंकि इसमें नारी का स्थान गौण रखा गया है। कुछ जैविक संरचना के कारण इसको जोड़ दिया गया है कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर सकती हैं, काम पर बहुत चर्चा हुई थी, और ये जो है पुरुष कर सकते हैं। तो इस तरह की भिन्नता जो है ये हमारी सामाजिक सोच है, हमारी सांस्कृतिक सोच है, हमारी सामाजिक रूढ़िवादिता का परिणाम है ये ऐसा सोच, जबकि बात ऐसी नहीं है। ये बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है यानी सेक्स, ये इस पर कभी भी हावी नहीं होता। लेकिन हम क्या किए, इस सामाजिक रूढ़िवादी को जो कि जैविक अंतर से जोड़ दिए,
क्या कहें कि ये नारी है, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये काम नहीं कर सकता, जबकि ऐसी अवधारणा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पुरुषवादी सोच है, ये पुरुषवादी विमर्श हमेशा जो है स्त्री को गौण रखा, उसको एक एसेट्स के रूप में रखा है, उसको एक संपत्ति के रूप में रखा है, उसको चार दीवारी के अंदर रखना चाहता है, उसको कभी भी किसी में अवसर नहीं दे रहा, जो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। संविधान क्या कहता है आप देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 से लेकर 18 तक, जिसमें 15 तो बहुत विशेष रूप से ये कारगर है। तो ये क्या कह रहा है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर कार्य में सभी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या हम यहाँ सभी को अवसर दे रहे हैं? आज हम लिंग के आधार पर कुछ ऐसे लिंग को हम अपने सामाजिक भूमिका के निर्वहन के योग्य नहीं समझते हैं, उसको शिक्षा ग्रहण करना जरूरी नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि उसका कार्य जो है होम मेकर का है, चार दीवारी के अंदर वो कार्य करे। तो इस तरह से हम उस अनुच्छेद की धारा 15, जिसमें स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित है कि किसी को भी लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन आज हम यहाँ लिंग के आधार पर विभेद कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप बहुत कहानी सुने होइएगा, आप पतिव्रता नारी की कहानी सुने हैं ना, जरूर सुने होइएगा। पतिव्रता नारी की कहानी बहुत रची गई है, लेकिन क्या कभी आज तक एक कहानी आप ऐसा सुने हैं जो पत्नी व्रता पुरुष की हो? पतिव्रता नारी की कहानी तो अनेक है, लेकिन पत्नी व्रता पुरुष की कहानी एक भी नहीं है। क्या है यह समाज में? क्या आप सोचे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो ये पुरुषवादी सत्ता की सोच को दर्शाता है। वो हमेशा स्त्री को वंदनी, अनुगामिनी किस श्रेणी में रखता है? वो तो सेवा करने वाला, वो ज्ञान का सृजनात्मक रूप नहीं, वो ज्ञान का सृजन नहीं कर सकती। ऐसी हमारी रूढ़िवादी सोच है, इससे हमें उबरना होगा। और आज हम संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि जो संविधान हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रदत्त है, वो संविधान का मेरा अधिकार, उसका हम हनन कर रहे हैं, हम किसी को अपॉर्चुनिटी से वंचित कर रहे हैं। तो ये एक आप समझ रहे हैं कि ये पितृसत्तात्मक सत्ता की सोच है। अब हम दूसरी बात चर्चा कर रहे हैं, ये नारीवादी विमर्श। तो देखिए नारीवादी विमर्श क्या कह रहा है, इस पर जरा देखें। कहा गया है कि आज स्त्रियों की अधीनता, महिलाओं की अधीनता को मोटे तौर पर स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर है उससे जोड़ दिया गया है, और इसमें एक आदर्श नारी जो इसके पक्ष में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है, और है मार्गरेट मीड। देख लें, मार्गरेट मीड, इनका उक्ति क्या है, इस पर जरा सा हम लोग इसकी चर्चा करें। मार्गरेट मीड, इनके अनुसार
पुरुषत्व और नारीत्व की अवधारणा भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न है। और स्त्री पुरुष के इस जैविक अंतर को एक पुरुषत्व और नारीत्व से जोड़ दिया गया है, जबकि स्त्री पुरुष के जैविक अंतर या जैविक कृति और ये पुरुषत्व और नारीत्व के बीच कोई भी अनिवार्य सहसंबंध नहीं है। जैविक अंतर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए है। वो हम भावी पीढ़ी मेरा कायम रहे इसके लिए है। तो ये मार्गरेट मीड कह रहे हैं कि इसको जैविक अंतर से नहीं जोड़ना चाहिए, जबकि आज हम लोग इसको जोड़ दिए। आज औरतों का काम घर में दीजिए, एक परिवार से उदाहरण लीजिए कि बच्चों का लालन पालन करना, और बहुत ये जो है मैटरनल केयर लेती हैं बच्चों को। तो ये एक अंतर जो है ये सिर्फ सामाजिक प्रक्रिया है, और इसको हम जैविक अंतर से न जोड़ें। क्यों? कि महिलाएं सभी कार्य करने के लिए सक्षम हैं। वो सिर्फ लालन पालन ही नहीं कर सकती, इसके अलावे भी बहुत कुछ कर सकती है, जो क्षमताएं उसमें मौजूद है। तो लेकिन फिर भी आज हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही थोड़ा सा विचार करें इस पर, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और आप देखेंगे कि उसका उसी दिन से समाजीकरण की प्रक्रिया मेल चाइल्ड के लिए अलग और फीमेल चाइल्ड के लिए अलग हो जाता है। जब पुत्र पैदा होता है तो बड़ी शान से हम उसका उत्सव मनाते हैं, लेकिन जब लड़की जन्म होती है तो मायूसी छा जाती है। इसके लिए इसका दृष्टांत है भ्रूण हत्या। लोग भ्रूण का परीक्षण करवा करके, कितनी फेटिसाइड का उदाहरण मौजूद है, भ्रूण हत्या हो। तो देखें ये हम परिवार से ही किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। हम घर में फीमेल चाइल्ड के लिए अलग व्यवस्था करते हैं और मेल चाइल्ड के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि मेल चाइल्ड का देखभाल भी फीमेल चाइल्ड करते हैं। तो ऐसा देखिए हमारे समाज में, हमारे परिवार से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। हम उसके ड्रेस पर, यूनिफॉर्म की बात करें, फिक्स्ड लड़कियों के लिए ये ड्रेस है, ये इस यूनिफॉर्म में रहेंगे, लड़के इस यूनिफॉर्म में रहेंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब ये फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, इन्फेंसी से लेकर शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक और अंतिम अवस्था तक ये विभेद चलता ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। तो ये नारीवादी की सोच है कि ऐसा हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसको जैविक अंतर से जोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है सिमोन दी बुआ। सिमोन द बुआ। इनका कहना क्या है कि औरत पैदा नहीं होती, औरत पैदा नहीं होती, बना दिया।
इनका कहना है कि औरत पैदा नहीं होती, इसको बना दिया जाता है। ये ठीक सामाजिक सोच है, बिल्कुल। इसको पहले भी हम जेंडर के डिफिनेशन में भी कह रहे हैं कि जेंडर क्या है कि व्हाट वी मेक ए मेल और फीमेल। हम जैसे समाज में जो है सामाजिक सोच है, रूढ़िवादी परंपरा है, इसमें एक फिक्स्ड कर देते हैं, जॉब को फिक्स्ड कर देते हैं, उसके कार्य को फिक्स्ड कर देते हैं कि ये औरत का कार्य है और ये मर्द का कार्य है। तो ये फिक्स कर देते हैं, हम बना देते हैं उसको। औरत जन्म से पैदा नहीं होती, उसको बना दिया जाता है, उस तरह की सोच उस पर लाद दिया जाता है। ये क्या कहना है सिमोन दे बुआर। ठीक, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कहे कि नारी की अधीनता, ये नारी की अधीनता को हम स्त्री पुरुष के जैविक अंतर से न जोड़ें। इससे हमें बाहर निकलने की कवायद करनी होगी और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है। हमें यौनिकता और प्रजननता से बाहर निकलना होगा और सही मायने में आकलन करना होगा। अब पुरुष की कैपेबिलिटी को भी महत्व देना होगा, इसके साथ साथ हमें नारी की पोटेंशियलिटी, नारी की कैपेबिलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नारीवादी का इन लोगों की सोच है। एक बहुत बड़ी उक्ति आई है और वो महात्मा गांधी के द्वारा। इस पर महात्मा गांधी का क्या विचार है, जरा अब हम इसके बारे में। महात्मा गांधी ये क्या कहे हैं कि स्त्री को अपना मित्र या साथी बनाने के बदले, स्त्री को अपना मित्र या साथी बनाने के बदले पुरुष अपने को उसका स्वामी मानता है। तो देखें महात्मा गांधी का क्या कहना है कि स्त्री को अपना मित्र या साथी बनाने के बदले पुरुष अपने को उसका स्वामी मानता है, मास्टर। यानी जो भी औरत की समस्त क्रियाएं, समस्त मुद्राएं, काम का चुनाव, ये सभी की व्यवस्था मर्दवादी विचार निर्धारित करता है। औरतों के इसकी स्वायत्तता दी नहीं गई। कोई भी परिवार समाज के डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में औरत की कोई भूमिका नहीं होती। किसी भी तरह के निर्णय लेने की क्षमता तो औरत में है ही नहीं, यही माना जाता है और इसको इससे वंचित रखा जाता है। स्त्री को पुरुषवादी क्या सोच है आप समझ रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी किया कि हमें औरत को मित्र साथी समझना चाहिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। पुरुष तो अपने को उसका स्वामी मान रहा है, उसका मास्टर मान रहा है। कोई भी औरत का कार्य का निर्धारण ये पुरुषवादी सत्ता समाज करेगा। उसको कोई स्वायत्तता नहीं दी गई है, कोई ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। यहाँ तक कि
औरत को क्या कहा गया है कि औरत बंदनी होती है, औरत अनुगामिनी होती है, ऐसा सब विशेषण दिया गया है औरत के बारे में। बंदनी, अनुगामिनी, उसमें कोई सृजनात्मक क्षमता नहीं है। ये कितनी रूढ़िवादी सोच है, ये कितना घटिया सोच है पुरुषवादी सत्ता का, तो ये समझना होगा। और यहां तक कि ये सारे विचार, इन सारे विचारों को, इन दकियानूसी विचारों को हमारे समाज की इसको प्रच्छन्न रूप से स्वीकृति मिली। औरत को इस तरह से समाज का वातावरण क्रिएट कर दिया गया है कि नारी भी इसको स्वाभाविकता मान ली है। आज वो अपनी स्थिति से समझौता कर ली है और यही समझ रहा है कि नहीं, यही वास्तविक सोच है, इसमें स्वाभाविकता भी आ गई। तो इस तरह की सोच को हमें त्यागना, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से बढ़ाना होगा। तो समाज के सभी वर्गों का इस असमानता, हीनता और लिंग भेद के प्रति एक मौन समर्थन दिखाई पड़ता है। यहां तो आंदोलन होना चाहिए, लेकिन इस सारे घटनाओं को समाज एक मौन स्वीकृति दे रहा है। और तब 21वीं शताब्दी में बहुत कुछ कार्य हुआ। इसमें नारी आंदोलन को भी बढ़ावा मिला है और इसमें वैज्ञानिक सोच की भी को अपनाया गया। न्यूरोसाइंस खुद कह रहा है कि मनुष्य के ब्रेन, मस्तिष्क और उसकी सोच, ये मस्तिष्क की बनावट और विचार, माइंड, एक और हार्ट, इसकी चर्चा डिटेल में की जाएगी। तो यहाँ भी कह रहा है कि नहीं, इस पर साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए कि हम ये क्या कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस बारे में पुरुषवादी विमर्श, नारीवादी विमर्श को भी ले लिए। अब थोड़ा सा देखें, हम लोग यहाँ गौर करें कि हमारा संविधान क्या कह रहा है। तो हमारे संविधान के प्रीएम्बुल, प्रस्तावना में भी है इक्वलिटी, समानता, समता का अधिकार प्राप्त है। यानी हम इस डाइवर्सिटीज के आधार पर, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर, इस नेचुरल डिफरेंस के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें। ये मेरा संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। और समता का अधिकार संविधान की धारा 14 से 18 बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य ये कह रहा है, धारा 15 क्या कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। लेकिन आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रोविजंस का भी उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखें संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में क्या दिया गया, हमारे संविधान ने क्या व्यवस्था की। तो ये समता का अधिकार, ये धारा 14 से
धारा 18 तक में समता का अधिकार वर्णित है, यानी सबको समान अधिकार है, इक्वलिटी होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम इक्वलिटी का पालन करें, है ना। लेकिन इसमें अनुच्छेद 15 विशेष रूप से संदर्भित उल्लेखित है। इस संदर्भ के जिस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 15 महत्वपूर्ण रूप से यहाँ संदर्भित है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? संविधान का उल्लंघन खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि हम समानता रखें, समता रखें, समता मूलक समाज की स्थापना हो। तो ये जो है आज हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस जेंडर discrimination is the result of socio-cultural mentality। ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाज सांस्कृतिक कृत्यों का परिणाम है, समाज सांस्कृतिक मानसिकता का परिणाम है, इस सामाजिक सोच का परिणाम है। तो ये हम देख रहे हैं कि संविधान के द्वारा क्या प्रदत्त अधिकार है। आपको लिंग भेद के उदाहरण हमारे आए दिन समाज में जहाँ हम रहते हैं बहुत सा मिल रहा है। उदाहरण आप देखिए, पहनावा, लड़की का पहनावा कुछ और होगा, लड़का का पहनावा। क्या ये पहनावा नेचर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है? क्या ये नेचर जो है जिस तरह से कि रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज किए हैं ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, क्या ये प्रकृति प्रदत्त है कि लड़कियों को ये पहनना चाहिए और लड़कों को ये पहनना चाहिए? और कई उदाहरण, लड़की थोड़ा घूमेगी, गाएगी, खेलेगी, कूदेगी, जान रहे हैं बहुत जगह खेल कूद पर मनाही है, बैन है लड़कियों के ऊपर। ये सभी नियंत्रित हैं और ये सारा नियंत्रण पितृसत्तात्मक समाज करता है। तो सोचें कि हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है। आपको उदाहरण दें, कोई लड़का यदि अपने फ्रेंड के यहाँ घूमने जाता है और बहुत देर तक रात में आता है, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन यदि लड़की ऐसा करे तो समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं इसके लिए। मैं एक ज्वलंत उदाहरण पेश कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं दामिनी कांड, निर्भया कांड, दिल्ली। हालांकि उन सभी रेपिस्टों को सजा मिल चुकी है, कैपिटल पनिशमेंट मिल चुका है, लेकिन उसके जरा न्यायिक विश्लेषण करें हम लोग। जब कोर्ट के द्वारा न्यायिक विश्लेषण, ये पत्रकार, पेपर, धार्मिक संस्थाओं की भूमिका क्या हुई, उसके बाद आप यदि रिकैप्चुलेट करें, रिकलेक्शन करें, तो निर्भया कांड के बाद लगातार रेप का कांड का तांता लग गया। ये क्यों? इस सोचने की बात है हमें। और उस न्यायिक विश्लेषण के द्वारा धार्मिक संस्थाएं, पत्रकार जो है, न्यूज़पेपर विश्लेषण क्या करते हैं कि नहीं, इस घटना के लिए तो औरत स्वयं जिम्मेवार है। और यहां तक कि बहुत सी धार्मिक संस्थाएं ने लड़कियों को जीन्स और पैंट पहनने पर बैन कर दिया। देखिए सोच, है ना। और सारा उत्तरदायित्व लड़कियों पर दे दिया।
लेकिन अपनी मानसिकता को वो दोष नहीं दिया। तो ये रूढ़िवादी धारणाएं महिला के भूमिका को कितना सीमित करती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस काम से। दूसरा पक्ष है कि आप बढ़ती हुई घरेलू हिंसा से वाकिफ हैं। दहेज प्रथा, उत्पीड़न समझ रहे, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण कारक की चर्चा करना आवश्यक है, उल्लेखनीय, और वह है स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता। आज इन कारणों से स्त्री आर्थिक रूप से पुरुष पर आश्रित हैं और इस आर्थिक निर्भरता के कारण औरतों का शोषण हो रहा है। क्योंकि आर्थिक निर्भरता बहुत फैक्टर कर रहा है, तो आज किसी भी क्षेत्र में क्यों आर्थिक निर्भरता है औरतों की? हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ है, निश्चित है, ये नहीं कह सकते हैं कि सुधार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नारी की जो है प्रतिनिधित्व अन्य क्षेत्र में अभी तक असंतोषप्रद है, संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। तो इसमें महिला सशक्तिकरण की अति आवश्यकता है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, 21वीं सदी में कुछ नारी आंदोलन हुआ, जागरूकता बढ़ रही, वोमेन अवेयरनेस बढ़ रहा है। इसका उदाहरण हम दे रहे हैं कि उसके एवरेज एज में वृद्धि हो रही है, साक्षरता दर में भी वृद्धि हो रही है, उसकी मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। आज शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, फीमेल एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, फीमेल एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है, उसके सेफ्टी, सुरक्षा और सभी विभागों में महिलाओं के लिए भी पद सृजित किए जा रहे हैं। थोड़ा सकारात्मक दिशा की ओर कदम है, लेकिन फिर भी ये संतोषप्रद है ये नहीं कहा जा सकता। Up till now the situation is far away from the aim of the Constitution, from the aim of equality, from the aim of formation of equitable society। समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकी। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय अभी सभी को प्राप्त नहीं हो सका, और सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब इन डाइवर्सिटीज के आधार पर हम विभेद करना बंद कर दें। लेकिन ये अभी तक नहीं हो रहा। एक और तो ये हो रहा है, लेकिन यदि इसका दूसरा पक्ष यदि देखें तो अत्याचार, अपराध, विघटन, घरेलू हिंसा, सामूहिक उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ऑनर किलिंग, विज्ञापन में अर्धनग्नता बड़ा बेधड़ल्ले से फैल रहा है। आज नारी का विज्ञापन में कैसा कैसा चित्र देके प्रचार किया जा रहा है। उसके बाद दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, तलाक, आत्महत्या, फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, और इस तरह के इन्फेंसी, शैशवावस्था में भी बहुत हत्या हो जाती है। तो ये अभी भी सामाजिक में व्याप्त है। पता नहीं क्या ये औरत की यही नीति है? क्या औरत अबला है? अब मैं बता रहा हूं कि हमारा टेक्स्ट बुक करिकुलम किस तरह से इस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है।
हमारे सोसाइटी में तो व्याप्त है ही। हम एजुकेशन के क्षेत्र में आवे और वहाँ हमारे करिकुलम, हमारे टेक्स्ट बुक में भी इस तरह का उद्धरण किया है जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हतोत्साहित करने के बजाय उसका पोषण कर रहा है। ये पोषक हैं। तो हम शिक्षक होने के नाते हमें सावधान होना चाहिए कि कहीं टेक्स्ट बुक में, हमारे करिकुलम में वैसा प्रसंग नहीं आवे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता हो। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने, और कितना ये व्यवहारिक उदाहरण है, आप गौर करेंगे। आजकल समाज में बहुत लोग अपने बेटी को बेटा कह करके पुकारते हैं। बेटी को बेटा कह के पुकारना ये क्या सूचक है, ये क्या संकेत करता है? ये निश्चित रूप से फेमिनिटी, स्त्रीत्व पर एक मौन घृणा को व्यक्त कर रहा है। क्या बेटा बेटी नहीं, बेटी कुर्बानी तो नहीं हो सकती है। हम बेटा को नहीं कह सकते हैं ये तो हमारी बेटी है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन बेटी को क्या कहेंगे? ये तो मेरा बेटा है। ये क्या संकेत दे रहा है? सोचिए इसमें। हम उदाहरण दे रहे हैं टेक्स्ट बुक का, आप सुने होइएगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मर्दानी, क्या मर्दानी शब्द क्या संकेत कर रहा है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो ऐसे टेक्स्ट का अवॉइड होना चाहिए। इस टेक्स्ट लिटरेचर से बचिए। आज शिक्षक शिक्षिका, लेकिन दोनों को रूप में क्या कहेंगे? शिक्षक। तो इस तरह से हमारे करिकुलम, हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा प्रसंग है, अभी भी व्याप्त है, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा। ऐसे प्रसंग को चुनकर हम शिक्षक होने के नाते उस पर प्रहार करें, उसको हतोत्साहित करें कि ऐसा प्रसंग नहीं आना चाहिए, ये परियों की कथा नहीं सुनाई चाहिए, ये पतिव्रता नारी की कहानी। क्या कर रहा है? बढ़ावा किसको दे रहा है? तो यह बिल्कुल, जब हम बेटा कह के पुकारते हैं तो पुरुष वर्ग की एक अचेतन घृणा औरत के प्रति परिलक्षित होता है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। खास करके हम शिक्षकों को इस अंधविश्वास को दूर करना ही होगा। तो अब हम देखें कि समाज में तो व्याप्त है ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम देख रहे हैं कि हमारे करिकुलम एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से व्याप्त है, और इसकी मौन स्वीकृति मिली हुई, और ये इतना सूक्ष्म तरह से आ रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा, और हम इसको स्वाभाविकता का रूप दे रहे हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है। तो इन सबों के चलते आज भी बहुत ऐसे सारे गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, जिनके पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो शिक्षा से वंचित है, वो एट रिस्क पर है। तो हमें इनको भी मुख्य धारा से जोड़ना होगा। हमें महिला सशक्तिकरण की ओर सबल कदम उठाना होगा, तभी ये डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो सके। क्यों कि ये सारे बच्चे बच्चियों को शिक्षा से महरूम नहीं किए जाए, इसे वाजिब शिक्षा मिले, इसे सही अवसर मिले, अवसर की समानता प्राप्त हो, जो मेरा संविधान का मूल दायित्व है, मूल अधिकार है, ये प्राप्त होना चाहिए।
आज एक लास्ट अब हम एक घटना और बता रहे हैं, जो कि आए दिन हम सभी देखते हैं। आज विद्यालय में देखिएगा, या हम लोग पढ़े होंगे प्राइमरी लेवल, अपर लेवल, आगे, तो वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। हम बहुत विद्यालय को विजिट किए, देखे और देख रहे हैं कि लड़कियां एक अलग, लड़का एक अलग। कोई ग्रुप वर्क नहीं है जिससे उससे कोऑपरेशन की भावना है। यहाँ कोई एजुकेशन सिस्टम, लेकिन वहाँ भी हम विभेद कर रहे हैं। ग्रुप वर्क होगा, इसको हम इस तरह से इसको कम कर सकते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी आनी चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न केवल परिवार में, न केवल पड़ोस में, न केवल समुदाय में, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन व्याप्त है, हमारे विद्यालय में व्याप्त है, हमारे करिकुलम में व्याप्त है, हमारे टेक्स्ट बुक में व्याप्त है, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। आवश्यकता है ऐसे उद्धरण को, ऐसे प्रसंग को हतोत्साहित करना। हम शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व हो जाता है, क्योंकि शिक्षक का भूमिका जो है वो बड़ी क्रूशियल होता है। तो हम इस आवश्यकता को शिक्षक समझें, हम बच्चों के पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज नहीं करें, और इसके देखते हुए हमें महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ना है, ताकि हमारे सभी वर्ग। मैं अब एक अंत में एक विवेकानंद की उक्ति पेश करना चाह रहा हूं। विवेकानंद क्या कहे हैं? इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? क्या कह रहे हैं वो? इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लाई ए बर्ड। इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लाई ए बर्ड विथ वन विंग। क्या पक्षी उड़ता है तो दो डैना होता है ना, विंग होता है ना। एक डैना को काट दे, क्या स्थिति होगी? तो वही मेरा समाज है। समाज का मेरा एक विंग यदि मेल है तो दूसरा विंग फीमेल है। हम किसी एक विंग पर हम फ्लाई नहीं कर सकते, हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते, हम राज्य का कल्याण नहीं कर सकते, हम राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। तो आवश्यकता है कि मेरा दोनों विंग मजबूत हो, ताकि हमारी उड़ान काफी सशक्त हो और ये अनंत आकाश में विचरण कर सके। और ये तभी होगा जब मेरा दोनों विंग मजबूत होगा। तो बंधु, अब मैं यहीं से समाप्त करना चाह रहा हूं कि इस ओर हम शिक्षक होने के कारण हमें ये दायित्व लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, ताकि दोनों मिलकर के एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र का निर्माण कर सकें। थैंक यू।